नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। यह भी उम्मीद करता हूं कि जो भी क्लासेस हमने अब तक की हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। आपने उनका रिवीजन किया होगा, आपने उनकी क्विज लगाई होगी और यही काम है बस आपका। कंटेंट आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ऐसा कंटेंट आपको दिया जाए कि जो भी परीक्षा आप दें उसमें 80-85% क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। एक मेरी कोशिश यही है, पूरा प्रयास है कि हर एक जगह से जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां से कंटेंट को निकाल करके एक ऐसा कंटेंट बना दिया जाए कि एक बार पढ़ने पर 80-85% प्रश्न जो है वो लगभग हर एक परीक्षा के, जो स्टेट पीएससी की लेवल की, एसएससी के लेवल की, रेलवे की लेवल की होती है, इसमें कम से कम आप इतने अंकों को जरूर प्राप्त कर सकें। पर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, वो है कांस्टेंट रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया, अगर आपने क्विज नहीं लगाई, तो जितनी भी मेहनत मैं कर रहा हूं, जितनी भी मेहनत आप कर रहे हो इस क्लास को देखने के लिए, ये सारी की सारी मेहनत, कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, इस तरह की कहानी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम भारत के पड़ोसी देशों का अध्ययन कर रहे थे। हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात कर रहे थे और अब तक की कक्षाओं में हमने भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत म्यांमार और भारत भूटान की चर्चा कर ली है। आज की क्लास में हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करेंगे और साथ में हम भारत और श्रीलंका के बारे में भी बात करेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बारे में बात करेंगे। फिर इस अध्याय का हमारा एक और टॉपिक बचेगा, वो है भारत की जलीय सीमा अर्थात मरीन बाउंड्री ऑफ इंडिया, जो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमारा भारत का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। हालांकि उसके बाद पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो अब तक की कक्षाओं में हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत और पाकिस्तान की कहानी को, इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी को। ध्यान से समझिएगा सारी बातों को। भारत और पाकिस्तान, बहुत सारे विवाद हैं, बहुत सारे इशू हैं, पर हमने कुछ ही विवादों को लिया है जहां से सवाल आने की संभावना ज्यादा है, जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो, अगर हम भारत और पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान लगभग 3300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर ध्यान से आप ये नक्शा देखोगे, ध्यान से आप ये मैप देखोगे, तो आप पाओगे कि पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा गुजरात से शुरू होती है, फिर ये राजस्थान जाती है, उसके बाद पंजाब जाती है, फिर जम्मू कश्मीर जाती है और फिर लद्दाख जाती है। तो इस तरह से आप देखें तो भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। इसमें भी जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जो मैक्सिमम बॉर्डर को शेयर करता है, वो है राजस्थान। ठीक है, पाकिस्तान के साथ भारत का राज्य जो सबसे अधिक सीमा साझा करता है वो है राजस्थान। तो गुजरात की सीमा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनकी सीमा है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखना होगा कि जो गुजरात है ये 2 तरह की सीमा साझा करता है। एक तो स्थलीय सीमा जो आपको सामने दिख ही रही है, पर स्थलीय के साथ साथ ये जलीय सीमा भी साझा करता है, ये वाटर बाउंड्री को भी शेयर करता है। दोनों अरब सागर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दोनों अरेबियन सी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर एक विवाद भी हम पढ़ेंगे जो है सर क्रीक विवाद या सर क्रीक इशू। इतनी बातें ऑलरेडी हमको पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सारी बातें ऑलरेडी आप जानते हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमने इतिहास वाली क्लास में डिस्कस किया था, हिस्ट्री वाली क्लास में डिस्कस किया था कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है, तो इन दोनों के बीच में रेड क्लिफ लाइन है जो कि सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा खींची गई थी। इन दोनों के बीच में सिरिल रेडक्लिफ ने लाइन बनाई थी, सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा लाइन बनाई गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है, यह याद रखिएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने अवैध रूप से
इन कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया अवैध रूप से। तो फिर 1972 में 1972 में एक शिमला समझौता होता है, शिमला अग्रीमेंट होता है। और इस शिमला समझौते में, इस शिमला अग्रीमेंट में जो 1972 में हुआ, उसमें एक सीज फायर लाइन बनाई गई जिसे LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, जिसे LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। अभी मैप में भी आपको दिखाएंगे कि LOC कहां पर है, किन क्षेत्रों पर है। पर फिलहाल आपको ये याद रखना है कि भारत और चीन के बीच में, जैसे हमने मैकमोहन रेखा, जॉनसन लाइन, मैकडोनल्ड लाइन, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पढ़ा था, ठीक उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC लाइन ऑफ कंट्रोल और रेडक्लिफ रेखा हमें दिखाई देती है। अब आपको एक बार मैप भी दिखा देते हैं वो वाला, तो उस मैप से आपको और क्लियरली सारी चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ पर स्थिति किस प्रकार की है, आखिर वास्तविक सिचुएशन किस तरह की है। तो जब आप ये मैप बहुत ध्यान से देखोगे, विशेष तौर पर ये वाले मैप की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको चीजें समझ में आएंगी, यहाँ आपको चीजें दिखाई देंगी। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस मैप के ऊपर। तो इसमें ये जो हिस्सा है प्यारे दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान ने इस पूरे हिस्से पर इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा है, इलीगली इसको ऑक्यूपाई करके रखा है। और यहीं पर बनाई गई है लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात LOC। ठीक है, यहां आप देखोगे तो ये जो इलाका है, ये काराकोरम दर्रा है, जो कि बहुत ऊंचाई पर दर्रा है, चीन और भारत को जोड़ता है। ये वो इलाका है सक्शगम घाटी, ये वो इलाका है सक्शगम घाटी जो कि पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में गिफ्ट कर दिया था। और यहां पर है सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर, जहां भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके इस हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त किया था। और इस पूरे के पूरे इलाके को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या POK का नाम दिया जाता है, जो हमने पहले भी चर्चा किया है इसके बारे में। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये LOC वाला मामला है, दैट यू नीड टू रिमेंबर, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से विवाद हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करना, एक एक विवाद को अच्छे से समझते हैं। तो अब तक हमने क्या बताया? अब तक हमने आपको यह बताया कि भारत और पाकिस्तान लगभग 3300 किलोमीटर की स्थलीय सीमा साझा करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है, जिनके साथ इंडिया मरीन और टेरिटोरियल दोनों तरह की बॉर्डर शेयर करता है। भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है। गुजरात पाकिस्तान के साथ जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेडक्लिफ सीमा कहा जाता है, जो कि एक अध्यारोपित सीमा है। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर को रेडक्लिफ बॉर्डर कहा जाता है, जो कि एक सुपर इम्पोज्ड बॉर्डर है। ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं कि सुपर इम्पोज्ड क्या होता है। फिर युद्ध के बाद 1972 में 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक युद्ध विराम रेखा खींची गई, एक सीजफायर लाइन ड्रॉ की गई, जिसे LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। सक्शगम घाटी वह अवैध हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था, जो 1963 में पाकिस्तान ने चीन को उपहार के रूप में दे दिया था, सक्शगम घाटी। ठीक, इतनी बातें अभी आपको याद रखना है, ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं कि सर प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, इंपॉर्टेंट इशू कौन से हैं। तो सबसे पहला इसमें जो विवाद आता है वो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध। पहला मुद्दा आता है भारत पाकिस्तान युद्ध, अर्थात इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाले बैटल। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए हैं दोस्तों। एक हुआ है 1947-48 में, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ है 1965 में, 1965 में। तीसरा युद्ध हुआ है 1971 में और चौथा युद्ध हुआ है 1999 में।
तो ये डेट आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम 47 के युद्ध की बात करें तो उस समय कश्मीर वाला हिस्सा सीधे तौर पर भारत का पार्ट नहीं था, बाद में भारत का हिस्सा बना। तो यहीं से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अवधारणा निकल करके आई। पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1965 का युद्ध इसलिए जरूरी है कि 1965 के युद्ध में एक बहुत बड़े टैंक की लड़ाई हुई थी जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर कहा जाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था दोस्तों। ये टैंकों की लड़ाई थी, ये टैंक बैटल थी जहां पर दोनों सेनाओं के टैंकों की लड़ाई हुई थी। और उस समय भारत के पास कोई बहुत एडवांस टैंक नहीं थे, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के द्वारा दिए गए बहुत एडवांस टैंक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा टैंक बैटल था जो ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी, इंडिया इसमें जीता था। फिर 1971 में भारत युद्ध में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन उस समय जैसा हमने आपको बताया था कि देखिएगा कि पाकिस्तान के दो अलग अलग हिस्से थे 1971 से पहले। 1971 से पहले पाकिस्तान के दो अलग अलग पार्ट थे। एक हिस्सा पाकिस्तान का, ये जो हिस्सा है ये वेस्टर्न पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था, और ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है ये ईस्टर्न पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। कभी भी बांग्लादेश पर या पूर्वी पाकिस्तान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, यहाँ विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में सेनाएं भेजी गई, लोग पलायन करने लगे। अब बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब जुड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश के लोग भारत आने लगे। अब भारत में उस समय पर शुरुआत ही हुई थी हरित क्रांति की। भारत के पास ना बहुत ज्यादा अनाज था, ना भारत के पास बहुत सारे संसाधन थे कि वो इतनी बड़े लोगों के सैलाब को अपने यहाँ पर जगह दे सके। तो उसने पाकिस्तान को चेताया कि देखिए अगर आपने यहाँ के हालात ठीक नहीं किए तो फिर हमें ना चाहते हुए भी इंटरफेरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शरणार्थी संकट है, ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, ये बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने यहाँ बात नहीं सुनी तो इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा, और भारत ने बांग्लादेश के लोगों के साथ एक मुक्ति वाहिनी यहाँ पर एक सेना भी बनाई थी। और अंततः इस पूरे इलाके में इंडिया गया, यहाँ पर भी युद्ध हुआ, और इस तरह 1971 में एक नए देश बांग्लादेश का जन्म होता है। बांग्लादेश बिकेम अ सेपरेट कंट्री। फिर 1999 में एक और युद्ध होता है दोस्तों, और इसे कहा जाता है कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर। बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान को इस युद्ध में हराया भारत ने। और कारगिल युद्ध में जो ऑपरेशन चला था वो था विजय। कारगिल युद्ध में जो ऑपरेशन चला था वो था ऑपरेशन विजय। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन विजय जो है वो कारगिल युद्ध के समय चलाया गया, कारगिल वॉर के समय चलाया गया। तो ये 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। इन 4 के बारे में इतनी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। युद्ध कब हुए, जैसे ऑपरेशन जिब्राल्टर एक बार पूछा गया था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर किस युद्ध का हिस्सा था, तो वो 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध का हिस्सा था। टैंकों की लड़ाई यहां पर हुई थी, मुक्ति वाहिनी 1971, और 1999 में कारगिल युद्ध जिसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो ये तो हो गया पहला मुद्दा, ये तो हो गया पहला इशू। अब दूसरा इशू क्या है, जरा ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी के समय भारत ने परमाणु परीक्षण किया, इंडिया ने परमाणु टेस्टिंग करी, और भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी ये दोबारा किया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, कैसे किया भगवान ही जाने, पर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया और पाकिस्तान भी एक परमाणु संपन्न देश बन गया। अब पूरी दुनिया इस बात से बड़े खौफ में थी कि ऐसा ना हो कि जैसे संबंध इन दोनों देशों के बीच में है, कहीं ये एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक ना कर दें, क्योंकि उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देख चुकी थी कि किस तरह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका के द्वारा गिराए गए
परमाणु बम लिटिल बॉय फैट बॉय का बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो दोनों देशों के बीच में यह सहमति बनी विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड अदर कंट्री कि हम दोनों परमाणु संपन्न जरूर हैं पर एक दूसरे पर परमाणु हमला नहीं करेंगे और आगे अपनी परमाणु शक्ति को भी बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं करेंगे। तो इसके लिए दोनों देशों के बीच में परमाणु शांति संधि भी की गई। परमाणु शांति समझौता, परमाणु शांति समझौता किया गया, न्यूक्लियर पीस ट्रीटी भी की गई। और परमाणु शांति समझौते के तहत जो कि 31 दिसंबर 1988 में हुआ, इसमें यह डिसाइड किया गया कि हर साल जनरली 1 जनवरी के दिन, सामान्यतः ये होता है या जनवरी के पहले सप्ताह में, हम परमाणु जानकारी या न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन, जो भी हमारी न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। वो एक दूसरे के साथ हम अदला बदली करेंगे कि यहाँ पर कितने परमाणु संयंत्र हैं, कितना है कितना नहीं है, इन सबको हम एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे के साथ इन्हें बांटेंगे। तो ये सवाल पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु शांति समझौता कब हुआ था, तो ये 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। और सामान्यतः, कई बार ये नहीं भी होता है, पर सामान्यतः 1 जनवरी के दिन, हर साल 1 जनवरी के दिन भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ अपने न्यूक्लियर पावर के स्टेटस को एक्सचेंज करते हैं कि क्या स्थिति है क्या नहीं है, ताकि दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक म्यूचुअल पीस बनी रहे। ठीक है जी, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब जो तीसरा विवाद है दोनों देशों के बीच में, जो थर्ड इशू है, वो सर क्रीक को लेकर के है। अब सर क्रीक क्या है? देखो, क्रीक एक ऐसी, 2 शब्द आपने सुने होंगे, एक शब्द आपने क्रीक सुना होगा और एक शब्द आपने केप सुना होगा। 2 वर्ड होते हैं। बहुत सिंपल भाषा में इनका मतलब यह होता है कि समुद्र का जमीन में घुसा हुआ हिस्सा, किसी भी ओशन का लैंड के अंदर आया हुआ जो पार्ट है वो क्रीक कहलाता है, और जमीन का समुद्र में घुसा हुआ जो हिस्सा है वो केप कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पूरा का पूरा जमीन है, ये हमारी मुख्य भूमि, और यहाँ समंदर है। लेट्स इमेजिन कि ये पूरा समंदर है, ये पूरा का पूरा इलाका समंदर है। अब जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा इस रूप में इमेजिन करिएगा, जस्ट पूरा खेल इमेजिनेशन का है, एक हिस्सा ऐसे बाहर सा निकल आए, इतना हिस्सा। अब ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा, जैसे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं इस कलर से, तो ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना प्यारे दोस्तों, ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं केप, इस हिस्से को हम बोलते हैं अंतरीप। ठीक है, अब यही सिचुएशन समुद्र के साथ भी हो सकती है, ओशन के साथ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा हमारा जमीन का टुकड़ा है, ये बहुत बढ़िया एक पूरा मान लेते हैं कि ये हमारा स्थल भूमि है, ये पूरा हमारा जमीन है, ये पूरी हमारी जमीन है। अब यहां से इमेजिन करो कि बाकी चारों तरफ जो है ना वो समंदर है, बाकी चारों तरफ क्या देखने मिल रहा है, बाकी चारों तरफ हमें ओशियन देखने के लिए मिल रहा है। और ओशियन का एक हिस्सा ऐसे ओशियन का एक हिस्सा मान लीजिए कि इस तरह इसके अंदर घुस जाए, ऐसे, ये पूरे में ओशियन है, इतना हिस्सा घुस गया इतनी जमीन के अंदर, कई बार पता पड़ा यहां से इतना हिस्सा घुस गया। तो ये समुद्र का, ओशियन का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर घुसा हुआ है, इस तरीके से ये जमीन को अंदर घुसा हुआ है, इस हिस्से को हम क्रीक कहते हैं। तो समुद्र का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर जाकर के घुस जाता है वो क्रीक है। तो सर ऐसा होता क्या है? इसलिए होता है कि जब भी आप सीमाओं को देखोगे ना, समुद्री सीमाओं को, तो ऐसी होती है समुद्री सीमा, ये जमीन है, फिर ये इतना हिस्सा खाली है, फिर ये इतना हिस्सा खाली है, फिर ये इतना हिस्सा खाली है। तो यहां समुद्र को मौका मिल जाता है, यहां ओशियन को मौका मिल जाता है कि वो अंदर आ जाए, यहां समुद्र को मौका मिल जाता है कि वो अंदर आ जाए। और यही जो अंदर समुद्र का पानी आ जाता है, ये क्रीक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्रीक। तो ऐसे बहुत से इलाके दुनिया भर में आपको मिलेंगे, मल्टीपल इलाके आपको दुनिया भर में मिलेंगे।
तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी इसी तरह की स्थिति है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी ठीक इसी तरह की स्थिति है, बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन है। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा ये वाला इलाका। देखो, जब आप इस इलाके को देखते हो ना, तो यहाँ गुजरात है और यहाँ पाकिस्तान का एक इलाका है सिंध, और इन दोनों के बीच में ये जो इलाका आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, यहां ऐसा ही एक इलाका इस तरीके का है, और इस इलाके को कहा जाता है सर क्रीक। इस इलाके को कहा जाता है सर क्रीक। एग्जाम में अब तक इतना ही सवाल पूछा गया है कि सर क्रीक का विवाद किन दोनों के बीच में है। सर क्रीक का जो इलाका है वो ऑलमोस्ट 9600 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। एक दलदली इलाका है, एक मार्शी लैंड है, यहाँ मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, उसके अलावा यहाँ मछली पाई जाती है, नमकीन पानी है तो नमक भी पाया जाता है, और एक अनुमान है कि यहाँ पेट्रोलियम भी पाया जा सकता है। पेट्रोलियम भी पाया जा सकता है। अब दोनों के बीच में विवाद इस चीज को लेकर के है। पाकिस्तान कहता है कि सरक्रीक का जो पूरा का पूरा इलाका है वो उसका है, और भारत ये कहता है कि देखो सरक्रीक जो है ना, चूंकि इसमें नाव चल सकती है, चूंकि इसमें नेविगेशन हो सकता है, और एक प्रिंसिपल है कि जब दो देशों के बीच में कोई भी ऐसी जलराशि आती है जहां नाव का संचालन हो सकता है, तो एक प्रिंसिपल लगाया जाता है जिसे थालवेग सिद्धांत कहा जाता है, जिसे थालवेग प्रिंसिपल कहा जाता है। और थालवेग सिद्धांत यह कहता है कि दोनों के बीच में जो सबसे गहरा बिंदु होगा उसी को आधार बना करके जल राशि का विभाजन होगा। तो भारत यही कहता है कि भाई साहब, अगर इतना बड़ी टेरिटरी है तो इसको लगभग इस हिसाब से बांट लीजिए, एक हिस्सा आपका एक हिस्सा हमारा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, पूरा हिस्सा हमारा। तो इसी बात को लेकर के विवाद है। हालांकि भारत इसमें बहुत आगे है और इंडिया ने इस बात को कोर्ट में भी प्रूव किया हुआ है, सरक्रीक वाले विवाद को। तो प्रश्न आपसे बहुत सीधा सा पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सरक्रीक का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो जवाब दीजिएगा कि सरक्रीक का विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सरक्रीक कहां पर है, तो गुजरात और सिंध। गुजरात भारत का राज्य है प्यारे दोस्तों, और गुजरात में जो कच्छ वाला इलाका है, गुजरात का ये कच्छ वाला इलाका है, और यहां पाकिस्तान का सिंध वाला इलाका, इन दोनों के बीच में ये जो इलाका है ये सरक्रीक का इलाका है। कोई आपसे पूछेगा क्रीक क्या होता है, तो बताइएगा समुद्र का जमीन में जो घुसा हुआ हिस्सा है उसी को हम क्रीक बोलते हैं। ओशियन का एक ऐसा पार्ट जो कि इन्फिल्टर्ड कर जाता है लैंड मास को, उसे हम क्रीक बोलते हैं। बीच में दरारें हैं, उन दरारों के बीच में पानी घुस गया तो वो क्रीक कहलाएगा। ठीक है, भारत कहता है कि इसका समझौता थालवेग सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए, मतलब जो सबसे गहरा बिंदु है उस गहरे बिंदु को सीमा बनाइए और दोनों के बीच में बॉर्डर को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अब तक हमने कितने मुद्दे पढ़ लिए भारत पाकिस्तान के बीच में, तो एक हमने पढ़ लिया सर जी। सबसे पहले हमने एक मुद्दा पढ़ा भारत और पाकिस्तान का युद्ध, दूसरा हमने पढ़ा परमाणु शांति समझौता, और तीसरा मुद्दा हमने पढ़ा सरक्रीक का मुद्दा अर्थात सरक्रीक का इशू। हर एक चीज याद रखिएगा, परेशान मत होना, आखिर में एक जगह पर हम सारी चीजों को ला करके रख देंगे ताकि आपके लिए आसानी हो चीजों को याद करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा जो मामला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी ट्रेनों का संचालन होता है। देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले ट्रेनें चलती थी, लेकिन 2019 से ये ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो ट्रेनें थी साथियों। एक ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस और दूसरे का नाम था थार लिंक एक्सप्रेस। ये याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ट्रेन का नाम था समझौता एक्सप्रेस और दूसरी जो ट्रेन थी वो थी थार लिंक एक्सप्रेस। ठीक है, वो थी थार लिंक एक्सप्रेस। लेकिन 2019 से इन दोनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, भारत और बांग्लादेश की ट्रेनों के नाम भी पूछे जा चुके हैं। तो तुरंत बिल्कुल कमेंट कर दीजिए या फिर याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी ट्रेनें थी, और भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस चलती थी। लेकिन 2019 से इन दोनों ट्रेनों को बंद कर दिया गया।
तो ये तो हो गए जी 4 मुद्दे। अब आते हैं 5वें मुद्दे पर, जो बड़ा गहरा मुद्दा है, और ध्यान से समझिएगा। 5वां मुद्दा है सियाचिन हिमनद का मुद्दा, सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा। ठीक है, सियाचिन हिमनद या सियाचिन ग्लेशियर। 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं एक मैप निकाल लेता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा ना इसको समझिएगा पहले, और फिर हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे कि ये कहाँ पर है, किस तरीके से है, क्या इसकी लोकेशन है। थोड़ा इस पे पहले बात कर लेते हैं। अभी हमें हिमालय के बारे में बात करनी है, हम हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम हिमालय पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हिमालय के 4 अलग अलग हिस्से हैं। एक जो हिस्सा है, उस हिस्से को ट्रांस हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय का सबसे पहला हिस्सा है। आपको मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि हिमालय का एक हिस्सा है जो उसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इसके बाद महान हिमालय आता है, इसके बाद लघु हिमालय आता है, और फिर शिवालिक हिमालय आता है। ये जो ट्रांस हिमालय है, इसमें काराकोरम रेंज आती है, काराकोरम श्रेणी, इसमें लद्दाख रेंज आती है, इसमें जास्कर रेंज आती है, और इसी में कैलाश रेंज आती है। जो कैलाश मानसरोवर की हम बात करते हैं, वो सब कुछ ट्रांस हिमालय में आता है। अगेन हम आगे जाकर के डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। एक हिस्सा ट्रांस हिमालय है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है, और फिर शिवालिक हिमालय है। अब जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है, उसमें 4 रेंजेस हमें दिखाई देंगी। एक हमें कैलाश रेंज दिखेगी, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, और काराकोरम रेंज है। सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर कैलाश और जास्कर, ये लगभग एक ही जैसे स्टेटस पर है। अब अभी हम सिर्फ चर्चा करेंगे काराकोरम की। तो दोस्तों, यहां पर एक रेंज है, और इस रेंज का नाम है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। और इसी का एक उप हिस्सा है, एक सब पार्ट है, जिसे कहा जाता है साल्टेरो श्रेणी। ठीक है, तो ये जो काराकोरम रेंज है ना, काराकोरम रेंज, यहां पर एक ग्लेशियर है, यहां पर एक हिमनद है, और इसी हिमनद को कहा जाता है सियाचिन हिमनद। इसी हिमनद को कहा जाता है सियाचिन हिमनद। कहां पर आता है सर? ये लद्दाख में आता है। लद्दाख में भी किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 5700 मीटर है, 5700 मीटर। कितनी ऊंचाई पर है आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी अधिक ऊंचाई पर यह बना हुआ है, कितनी ऊंचाई पर यह स्थित है। तो इतनी ऊंचाई पर क्या होता है कि जो सियाचिन वाला इलाका है, यहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, यहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड। इसको कहा जाता है एक्सट्रीम वेदर, इसको कहा जाता है एक्सट्रीम वेदर। तो दोनों देशों के बीच में ये डिसाइड हुआ, भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि इस क्षेत्र को हम सैन्य मुक्त क्षेत्र रखेंगे। इस क्षेत्र को हम कैसा रखेंगे? इसे हम मिलिट्री फ्री जोन रखेंगे, क्योंकि यहां मानव का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल है, और जो भी मानव यहां जाते हैं उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है सियाचिन में रह पाना। तो दोनों देशों ने यह म्यूचुअली डिसाइड किया कि ये जो क्षेत्र है सियाचिन वाला, इसे हम सैन्य रूप से मुक्त रखेंगे, इसे हम मिलिट्री के रूप में फ्री रखेंगे। अर्थात यहां पर सेना नहीं रहेगी, ना आप इस पर कब्जा करने की कोशिश करना, और हम तो नेचुरल सी बात है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं करेंगे। पर पाकिस्तान है भाई साहब, वो कैसे मानेगा हरकतों से? तो पाकिस्तान ने 1984 में इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और इस समझौते का उल्लंघन कर दिया। अब भारत को जब ये पता चला, इंडिया को जब ये पता चला कि यार पाकिस्तान ने इस ट्रीटी का उल्लंघन किया है, तो भारतीय सेना का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑपरेशन 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहा जाता है। और यहां पर दोनों सेनाओं के बीच में एक वॉर होता है, एक छोटी सी लड़ाई होती है, बैटल। और उस दिन के बाद से ये विश्व का, उस दिन के बाद से ये विश्व का सबसे ऊंचा, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहलाने लगा, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाने लगी।
इट बिकेम द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑन द वर्ल्ड। इतनी ऊंचाई पर कभी भी किसी देश के बीच में, दो देशों के बीच में लड़ाई नहीं हुई थी, पर पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की उसके जवाब में भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया। और जब ये लड़ाई हुई तो इसके बाद से ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहलाने लगा, ये दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड कहलाने लगा। आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं कि दुनिया में सबसे बड़े जो ग्लेशियर है ना, वो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है। दुनिया के सबसे बड़े जो हिमनद हैं वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम नॉन पोलर ग्लेशियर की बात करते हैं, ध्यान से कंसेप्ट को समझना, जब हम नॉन पोलर ग्लेशियर की बात करते हैं अर्थात हम अध्रुवीय हिमनद की बात करते हैं। हिमनद का मतलब होता है बर्फ की नदी, ठीक है। बर्फ, बहुत सारा बर्फ है जो बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही धीमी रफ्तार से। तो हिमनद, हिम की नदी, आइस, फ्लोइंग आइस, अ लार्ज मास ऑफ आइस दैट इज फ्लोटिंग, ठीक है, दैट इज फ्लोइंग। तो बर्फ की बहुत बड़ी राशि है जो बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही है, वो हिमनद कहलाता है। तो दुनिया में सबसे बड़े जो ग्लेशियर है ना, दुनिया के सबसे बड़े जो ग्लेशियर है वो आपको उत्तरी ध्रुव अर्थात नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी हिमनद हमें मिलेंगे ना दुनिया में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के अलावा दुनिया में अगर हमें कहीं पर भी ग्लेशियर मिलेगा तो उसे हम नाम देते हैं अध्रुवीय हिमनद अर्थात नॉन पोलर ग्लेशियर। जैसे आपने गंगोत्री ग्लेशियर का नाम सुना होगा, भारत के उत्तराखंड में है। क्या ये ध्रुवों पर है? नहीं है, इसलिए गंगोत्री कैसा है? अध्रुवीय हिमनद है, नॉन पोलर ग्लेशियर है। तो दुनिया के सबसे बड़े नॉन पोलर ग्लेशियर में पहला नाम आता है तजाकिस्तान में एक ग्लेशियर है पेडेनचेको ग्लेशियर, ठीक है। एक ग्लेशियर है दोस्तों और उस ग्लेशियर का नाम है, उस हिमनद का नाम है फेडेनचेको हिमनद। ये तजाकिस्तान में फेडचेंको हिमनद, फेडचेंको हिमनद। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। नॉन पोलर ग्लेशियर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय हिमनद है। यही कारण है कि इसे एक नाम दिया गया है, इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है, इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। और यह प्रश्न भी पूछा गया है कि किसे थर्ड पोल या तीसरा ध्रुव कहा जाता है, तो याद रखिएगा सियाचिन हिमनद को या सियाचिन ग्लेशियर को थर्ड पोल कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट रिमेंबर इट कि तीसरा ध्रुव या थर्ड पोल किसे कहा जाता है। सियाचिन हिमनद को तृतीय ध्रुव या थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। ये सारी बातें याद रखना दोस्तों, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? लद्दाख में। लद्दाख में कहां पर? काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी का भी एक इलाका है साल्टेरो श्रेणी, ठीक है। और यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नुब्रा, नुब्रा नदी। नुब्रा जाकर के मिलती है श्योक में, ठीक है, और श्योक जाकर के मिलती है इंडस में, ठीक। तो यहां से एक नदी निकली नुब्रा, नुब्रा किस में जाके मिली? श्योक, श्योक किस में जाके मिला? इंडस। नुब्रा किस में जाके मिलती है? श्योक, श्योक किस में जाके मिलती है? इंडस में। तो यहां से नुब्रा नाम की एक नदी भी निकलती है। तो ये सारी बातें। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ? 13 अप्रैल 1984 को। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड कौन सी है? सियाचिन। तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? सियाचिन को। ऊंचाई लगभग 5700 मीटर। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी? काराकोरम श्रेणी। इसी के पास में काराकोरम दर्रा है, दुनिया का सबसे ऊंचा आवागमन वाला दर्रा जो भारत और चीन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें याद रखना। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा। किस में जाके मिलती है? श्योक। श्योक किस में जाके मिलती है? सिंधु में। यही सारे प्रश्न एट द एंड पूछे जाते हैं। तो ये हमारा अगला विवाद था, सियाचिन ग्लेशियर। तो देख लीजिए साथियों, एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लें कि अब तक हमने कौन कौन से विवाद पढ़े हैं भारत पाकिस्तान के बीच में। तो हमने शुरुआत की थी
युद्धों के साथ कि 4 युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। फिर हमने परमाणु शांति समझौते की बात की जो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था। फिर हमने चर्चा की सरक्रीक विवाद के बारे में, सरक्रीक के बारे में हमने पढ़ा दोस्तों, ठीक है। सरक्रीक के बाद हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा कि समझौता और थार लिंक एक्सप्रेस ये ट्रेन चलती थी, 2019 में ये बंद कर दी गई। और पांचवा जो हमने विवाद पढ़ा वो है सियाचिन हिमनद को लेकर के, अर्थात सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के। प्यारे दोस्तों एक बार ध्यान से ये देखिए, फिर हम अगले हिस्से पर आते हैं। चलिए एक बार यही चीज थोड़ा सा ना आपको एक वाले मैप में भी दिखा देते हैं डिटेल से, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो टेरिटरी आप देख रहे हो ना, ये जो पर्टिकुलर इलाका है, जैसे हाईलाइट करते हैं, ये जो पर्टिकुलर इलाका है ये सियाचिन की टेरिटरी है। दिस इज सियाचिन। यहीं पर तेरम शहर है, यही सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका, यहीं पास में काराकोरम दर्रा भी स्थित है, ठीक है। ये जो इलाका आप देख रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। यहाँ गिलगिट वाला इलाका है, ये बाल्टिस्तान वाला इलाका है, यहाँ LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल बनी हुई है। ये सारे इलाके आपको दिखाई देंगे। अक्साई चिन वगैरह ऑलरेडी आप देख चुके हो, पुरानी वाली कक्षा में हमने अक्साई चिन, गलवान घाटी, पैगोंग सो लेक, ये सारे वो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो कि हाईलाइटेड है। ये नुआरा घाटी है, नुआरा घाटी, नुब्रा वैली माफ कीजिएगा, यहाँ से नुब्रा नदी निकलती है प्यारे दोस्तों। अब यहीं पर हम एक और टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं, अपने छठवें इशू की बात कर लेते हैं। और छठवां इशू है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ने इस हिस्से पर अवैध कब्जा करके रखा है। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है इस पर इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा है, अवैध कब्जा। अब जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो यहीं पर K2 आता है, ये जो इलाका है यहाँ पर K2 आता है, और K2 भी काराकोरम का ही हिस्सा है। K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। K2 is a part of Karakoram range. Ultimately, it is a part of Trans-Himalaya. Ultimately, it is a part of Trans-Himalaya. अब जो K2 है या काराकोरम है, ये सबसे ऊंची चोटी है। इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये भारत की, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, तो वो भी इसी इलाके में आती है। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो इसकी जो कैपिटल, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, अब तो उन्होंने यहाँ राज्य बना दिए हैं, तो इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद हुआ करती थी, मुजफ्फराबाद। और ये जो मुजफ्फराबाद वाला इलाका है तो झेलम नदी जाती है, झेलम, भारत से एक झेलम नाम की नदी निकलती है, और झेलम नदी की एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है, और एक सहायक नदी का नाम है किशन गंगा। अब ये जो किशन गंगा जैसे ही पीओके वाले इलाके में पहुंचती है, इसका नाम परिवर्तित करके नीलम कर दिया जाता है, नीलम। तो जो मुजफ्फराबाद है वो नीलम नदी के किनारे स्थित है। तो जो किशन गंगा है, जिस पर किशन गंगा परियोजना भी है, ये झेलम की एक सहायक नदी है, ये झेलम की एक ट्रिब्यूटरी है। तो इसी किशन गंगा नदी का नाम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नीलम हो जाता है, और इसी नीलम नदी के किनारे जो है वो मुजफ्फराबाद स्थित है, जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है या कैपिटल है। तो ये दोनों के बीच में छठवा विवाद है, छठवा इशू है। चलिए तो अब हम ना आखिरी मुद्दे की बात कर लेते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर चर्चा में भी रहता है, और भारत ने हाल ही में सिंधु जल समझौते को सस्पेंड भी कर दिया है, ठीक है। तो अब हम आखिरी 7वें मुद्दे की बात कर लेते हैं, और जो हमारा 7वां मुद्दा है, जो हमारा 7वां मुद्दा है प्यारे दोस्तों, वो है, एक सेकंड रुकिएगा, वो है सिंधु जल समझौता। यह हमारा 7वां और आखिरी मुद्दा होगा, फिर हम रिवीजन करेंगे सिंधु जल समझौता, ठीक है, सिंधु जल समझौता, इसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं, सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी। बहुत सवाल यहाँ से आ चुके हैं ऑलरेडी, और आगे भी यहाँ से सवाल बनने की संभावना है, क्योंकि इंडिया ने इसे सस्पेंड कर दिया है, भारत ने इसे सस्पेंड कर दिया है। देखो एक शब्द होता है नदी,
और एक शब्द होता है नदी प्रणाली। ठीक है, एक वर्ड होता है रिवर और एक वर्ड होता है रिवर सिस्टम। एक शब्द क्या होता है? नदी, और एक शब्द होता है नदी प्रणाली। दोनों में अंतर समझिएगा क्या होता है प्यारे दोस्तों। जब हम बोलते हैं नदी तो हमारा मतलब सिर्फ एक नदी से होता है। जैसे हमने आपसे कहा गंगा नदी, तो हम सिर्फ और सिर्फ गंगा की बात कर रहे हैं और किसी भी उसकी सहायक नदी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कहते हैं गंगा नदी प्रणाली, गंगा रिवर सिस्टम, इसका मतलब अब हम गंगा और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी नदी प्रणाली का नाम उस मुख्य नदी के नाम पर दिया जाता है जो अल्टीमेटली जाकर के किसी बड़ी जलराशि में मिल जाती है। तो इस तरह से भारत में 3 प्रमुख नदी तंत्र उत्तर भारत में दिखेंगे आपको। एक सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिलती है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती हैं। अब जो सिंधु नदी तंत्र है ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी तंत्र है, ये एक इंटरनेशनल रिवर है। सिंधु नदी की उत्पत्ति ये जो कैलाश मानसरोवर वाला इलाका है ना, इस क्षेत्र से होती है और यहाँ दमचौक से वो भारत में प्रवेश करती है और इस तरीके से वो आगे जाती है। इस तरीके से जाते हुए पाकिस्तान की जीवन रेखा है और अरब सागर में जाकर के खत्म हो जाती है। तो ये सिंधु नदी है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडस रिवर है। अब सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है। अभी हम सिंपल मैप बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों में एक नाम आता है झेलम नदी का। अभी मैं सिंपल बना रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, कहीं से निकलती है ये सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम। झेलम, ठीक है। झेलम के बाद एक और नाम इसी तरह से आता है प्यारे दोस्तों, और वो नाम है चेनाब नदी का। किस नदी का? चेनाब नदी आती है। ठीक है, चेनाब के बाद एक और नाम इसी तरह से आता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रावी नदी। रावी नदी का नाम आता है। ठीक है, रावी के बाद एक और नाम आता है व्यास नदी का। ठीक है, व्यास नदी का नाम आता है, व्यास। और फिर एक और नाम आता है, वो है सतलज नदी, वो है सतलज रिवर, कि सतलज का नाम और आता है दोस्तों। तो इस तरह से ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सतलज नदी कहां से निकलती है मैप पे बिल्कुल ध्यान मत देना, मैं बस आपको बेसिक समझा रहा हूं, रिवर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। तो सिंधु की ये प्रमुख सहायक नदियां, ये तो सिंधु है, ये तो इंडस है। ठीक है, ये इंडस है, इंडस, सिंधु। और सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं और ये मिलकर के बनाती हैं सिंधु नदी तंत्र, ये मिलकर के बनाती हैं इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो, ये अधिकांश नदियां, इसमें अगर आप व्यास को छोड़ दें, व्यास एक ऐसी नदी है जो भारत में ही जन्म लेती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। ये सभी नदियां अंतरराष्ट्रीय हैं, झेलम भी, चेनाब भी, रावी भी, सतलज भी और सिंधु भी। और सिंधु नदी पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा आश्रित है, सिंधु पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो अब पाकिस्तान को हमेशा ये चिंता होने लगी कि भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमने कौन सा अच्छा काम किया है अपने पड़ोसी के साथ। तो भारत को हमेशा, पाकिस्तान को हमेशा ये चिंता होती कि यार ये जो पानी है सिंधु का, ये तो भारत के क्षेत्र से होकर के निकलता है, ये तो इंडिया के रीजन से होकर के निकलता है। तो ऐसा ना हो कि भारत कभी इस पानी को बंद कर दे, क्योंकि अगर इस पानी को भारत ने बंद कर दिया तो इस क्षेत्र में त्राहिमाम की स्थिति आ जाएगी। तो बहुत लंबे समय तक निगोशिएशंस होते रहे, बहुत लंबे समय तक ये बात होती रही कि कैसे इस मामले को सुलझाया जा सकता है, कैसे इस इशू को ठीक किया जा सकता है। तो फिर 1960 में, 1960 में, स्पेसिफिकली 19 सितंबर 19 सितंबर 1960 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता किया गया जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा गया। इंडस वाटर ट्रीटी पर भारत की तरफ से हमारे उस समय के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति जनरल
अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों के बीच में वर्ल्ड बैंक की मदद से, विश्व बैंक की मध्यस्थता से साइन होती है इंडस वाटर ट्रीटी अर्थात सिंधु जल समझौता। सीधा सवाल पूछा जाता है डेट कि सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो 19 सितंबर 1960, 19 सितंबर 1960 किसके बीच में हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से राष्ट्रपति अयूब खान। किसने करवाया, विश्व बैंक ने करवाया, वर्ल्ड बैंक ने करवाया। ये दुनिया का सबसे उदार जल समझौता माना जाता है, ये वर्ल्ड का सबसे लिबरल वाटर ट्रीटी मानी जाती है। तो अब समझौता क्या हुआ, क्या निर्णय लिया, तो इसमें नदियों को दो भागों में बांटा गया। जो रिवर है ना, ये नदियां जो हैं, इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया। दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इन्हें दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक बनाई गई पश्चिमी नदियां जो कि पाकिस्तान, एक बनाई गई पश्चिमी श्रेणी वेस्टर्न रिवर, और एक बनाई गई पूर्वी नदियां। पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां, वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर, दो अलग अलग श्रेणियां बनाई गई। अब वेस्टर्न रिवर में तीन नदियों को रखा गया। इसमें सिंधु नदी को रखा गया अर्थात इंडस को रखा गया, इसमें झेलम नदी को रखा गया और इसमें चेनाब नदी को रखा गया। इसमें तीन नदियां रखी गई। वहीं जो पूर्वी नदियां हैं, इनमें तीन नदियों को रखा गया, जिसमें शामिल थी रावी नदी, जिसमें शामिल थी ब्यास नदी और जिसमें शामिल थी सतलज नदी। ये तीन नदियां रखी गई। निर्णय ये लिया गया कि ये जो तीन नदियां हैं, अर्थात ये जो पश्चिमी नदियां हैं, ये जो वेस्टर्न रिवर हैं, इन पर भारत के सीमित अधिकार होंगे। इंडिया के इस पे लिमिटेड राइट होंगे, भारत के सीमित अधिकार होंगे, इंडिया के लिमिटेड राइट होंगे। जैसे भारत जब भी इन पर कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो भारत को रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे। भारत को रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे, मतलब भारत इनके पानी को रोक नहीं सकता। लाइट बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, पर आप पानी को कलेक्ट नहीं कर सकते। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट। हालांकि इन तीनों पर भारत का अधिकार होगा, भारत जैसे चाहे इनका उपयोग करे, इंडिया जैसे चाहे इनका प्रयोग कर सकता है, रावी, व्यास और सतलज के पानी का। पर ये जो तीन नदियां हैं अर्थात इंडस, झेलम और चिनाब, इन पर भारत को लिमिटेड राइट्स दिए गए, इन पर भारत को सीमित अधिकार दिए गए। यही है सिंधु जल समझौता, यही है इंडस वाटर ट्रीटी, जो भारत ने अब सस्पेंड कर दिया है, भारत ने इसे खारिज कर दिया है। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो सिंधु जल समझौते के तहत दो विभाजन, पश्चिमी नदियां, पूर्वी नदियां, वेस्टर्न रिवर, ईस्टर्न रिवर, ठीक है। वेस्टर्न में सिंधु, झेलम, चेनाब, ऊपर की तीन नदियां, रावी, व्यास, सतलज, नीचे की तीन नदियां। ऊपर की तीन नदियों पर भारत को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही बनाने की अनुमति थी और भारत पानी रोक नहीं सकता, जबकि नीचे की तीन नदियों का पानी भारत जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकता है। अब पाकिस्तान कई बार रोने चला जाता था वर्ल्ड बैंक के पास कि भारत इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने बहुत सी परियोजनाएं इन पर बनाई हैं, पर मैक्सिमम जो परियोजनाएं भारत की थी वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ही थी, जिसमें पानी को रोका नहीं जाता था। लेकिन अब चूंकि भारत यह समझौता खारिज कर चुका है, तो हाँ, अब हम गारंटी नहीं दे सकते। देखिए, ध्यान दीजिए, बहुत सारी परियोजनाएं हैं और ये आपको याद करना है दोस्तों, क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हम झेलम नदी की बात करें, अगर हम झेलम रिवर की बात करें तो झेलम नदी की प्रमुख परियोजनाओं को आप देखें तो झेलम में तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये दोनों किस पर है, झेलम नदी पर है। उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, झेलम की, अभी हमने पढ़ा। किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, तो इस पर किशन गंगा परियोजना है। बांदीपुरा जम्मू कश्मीर में। चिनाब पर बहुत सारी परियोजनाएं हैं, दुलहस्ती परियोजना, बगलीहार परियोजना, सलल परियोजना, रतले परियोजना और पकल दुख
परियोजना जो कि मारूसुधर नदी पर स्थित है, मारूसुधर रिवर पर बनी हुई है। दुलहस्ती, बगलीहार, सलल, रतले और पकलदुल, ये आप उठा करके देख लो, ये क्वेश्चंस पूछे गए। तो याद रखिएगा झेलम पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तुलबुल और उरी। झेलम की सहायक नदी कौन सी है, किशनगंगा, उसमें कौन सी परियोजना है, किशनगंगा परियोजना। चेनाब पे कौन कौन सी परियोजना है, दुलहस्ती, बगलीहार, रतले, पकलदुल। ये याद रखना, दुलहस्ती, बगलीहार, रतले, पकलदुल और सलल, ये याद रखिएगा। सिंधु पर भी कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, लद्दाख वाले क्षेत्र में है ये परियोजनाएं मुख्य रूप से। तो इसमें निमू बाजगो, अलची, लेह और चुटक। चुटक बेसिकली सुरु नदी पर है जो झेलम की एक सहायक नदी है, ये सिंधु पर नहीं है। चुटक परियोजना सुरु नदी पर है जो कि झेलम की एक सहायक नदी है। तो दोनों देश एक एक कमिश्नर अपॉइंट करते थे, साल में एक बार बैठक करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि इसे भारत ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये थे दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 7 अलग अलग मुद्दे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 7 अलग अलग मुद्दे। आइए एक बार और जल्दी से इन्हें ब्रीफली रिकॉल कर लेते हैं। सर, सबसे पहले हमने 4 युद्ध पढ़े कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 युद्ध हुए, 47, 65, 71 और 1999। सर, दूसरा हमने सर क्रीक विवाद के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने ट्रेन के बारे में पढ़ा कि समझौता एक्सप्रेस और थार लिंक एक्सप्रेस चलती थी जो बंद कर दी गई हैं। सर, हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ा जो कि 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच में हुई थी। सर, इसके बाद हमने सियाचिन के विवाद को भी पढ़ा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पर चलाया गया था। सर, इन सब के बाद हमने एक और विवाद पढ़ा था, ठीक है, सीमा, हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में हमने पढ़ा, पीओके के बारे में पढ़ा। एक इशू और रह गया है, युद्ध हो गए हैं, सर क्रीक हो गया, ट्रेन हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी, सियाचिन, पीओके। एक मुद्दा और बचा है दोस्तों, इसको और जरा देख लेते हैं, वो कौन सा विवाद है। हाँ, एक हमने परमाणु समझौता पढ़ा था कि दोनों के बीच में एक परमाणु शांति समझौता है 1988 में किया गया था। तो ये 7 मुख्य विवाद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, अर्थात इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, आगे भी सवाल पूछे जाने की संभावना है, तो अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा, बढ़िया तरीके से ये टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा। सरक्रीक का सवाल हो, परमाणु समझौता हो, ट्रेन वाला सवाल हो, ये सब किसी ना किसी रूप में पूछे जा चुके हैं। और दूसरा, परेशान नहीं होना है, नोट्स आपके लिए प्रॉपर बना के दिए गए हैं हमेशा की तरह। आइए एक बार नोट्स को भी देख लेते हैं कि सर नोट्स में सारी बातें हैं कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग बहुत ही प्यारे, आलसी और अच्छे किस्म के लोग हैं कि सर हम मेहनत थोड़ी ना करेंगे, हम तो मूवी की तरह बस सुनेंगे, ठीक है, लिखने का कष्ट हम नहीं करते। सर, सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ, रेड क्लिफ लाइन है, एलओसी है, शिमला समझौता 1972, युद्ध है 47 में भारत और पाकिस्तान, ऑपरेशन जिब्राल्टर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध, 1971 मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश बन गया, कारगिल, 31 दिसंबर 1988, हर 1 जनवरी को परमाणुओं की सूची, ठीक है। फिर ये सरक्रीक है, गुजरात और पाकिस्तान, गुजरात कच्छ वाला क्षेत्र, पाकिस्तान सिंध वाला क्षेत्र। भारत थालवेक प्रिंसिपल को मानता है, सबसे गहरे बिंदु को ही सीमा होना चाहिए, इंडिया का ये कहना है। सियाचिन भारत के लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय में, 5700 मीटर की ऊंचाई है, दूसरे सबसे लंबा गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है, पहला है तजाकिस्तान का पेडचेंको ग्लेशियर। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल, 13 अप्रैल 1984 को, ऑपरेशन मेघदूत। काराकोरम में साल्टेरो श्रेणी है, वहां से नुब्रा नदी निकलती है, जहां श्योक नदी में जाके मिलती है और श्योक सिंधु में जाकर के मिलती है। 1947 युद्ध के बाद पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया। मुजफ्फराबाद राजधानी थी, जो झेलम की सहायक नदी नीलम के किनारे स्थित थी। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गिलगिट वाले इलाके में स्थित है, ठीक है। ये वो सर क्रीक वाला बात है साथियों, ये सर क्रीक वाला इशू है जो आपको याद रखना है। भारत ये बाउंड्री क्लेम करता है थालवेक के हिसाब से, और पाकिस्तान कहता नहीं पूरा का पूरा इलाका हमारा है।
ठीक, इंग्लिश में भी है हर चीज, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, हर चीज इंग्लिश में भी दी गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सिंधु जल समझौता, ये तो आपने देख ही लिया कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान, पूर्वी नदियां पश्चिमी नदियां, ये पूरे प्रोजेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी है, साइंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान, वर्ल्ड बैंक मीडिएटर था, इंडिया की ईस्टर्न रिवर है पाकिस्तान की। ठीक है, ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट हमने पढ़े थे उनके नाम लिखे हुए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं, भारत और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका और पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम अंतिम टॉपिक की बात करेंगे और भारत और उसके पड़ोसी देशों की चर्चा समाप्त होगी। तो अंतिम टॉपिक है भारत और श्रीलंका। ठीक है, स्थल सीमा से ये नहीं जुड़े हुए हैं, ये जलीय सीमा से जरूर बहुत क्लोजली लिंक है और भारत के बहुत पुराने कल्चरल टाइज अर्थात सांस्कृतिक संबंध भी श्रीलंका के साथ हैं। भारत और श्रीलंका भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था, इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, इसको भारत के चाय की बूंद भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब भारत और श्रीलंका का जो इलाका है ना, अगर आप पूरे भारत के मानचित्रों को देखेंगे तो भारत कई देशों के साथ अपनी निकटीय समुद्री सीमा को साझा करता है। अब उसमें ये सब तो है ही, पाकिस्तान ये सब तो है, लेकिन एक ऐसा देश जो कि बहुत जलीय सीमा के बहुत करीब है तो उसमें श्रीलंका आता है। और श्रीलंका के बाद ये अंडमान निकोबार का इलाका है, श्रीलंका के बाद इंडोनेशिया आता है। तो श्रीलंका के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका भारत का सबसे निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी है जो भारत से स्थलीय सीमा को साझा नहीं करता। इंडिया का क्लोजेस्ट मैरीन अलाय है जो कि इंडिया के साथ टेरिटोरियल बॉर्डर को शेयर नहीं करता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका के बाद दूसरा इसमें नाम आता है इंडोनेशिया का। श्रीलंका के बाद दूसरा नाम आता है इंडोनेशिया का। ये निकटवर्ती समुद्री पड़ोसी कहलाते हैं, नियरेस्ट मैरीटाइम पार्टनर कहलाते हैं, जो भारत के साथ जमीन पर सीमा साझा नहीं करते, जो स्थलीय सीमा साझा नहीं करते, लेकिन समुद्री रूप से बहुत पास में है। जैसे अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ ग्रेट निकोबार है और ये सुमात्रा है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा एक दूसरे के बहुत पास में स्थित हैं और दोनों के बीच में ग्रेट चैनल नाम की एक जलीय राशि पाई जाती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी सीमाएं कैसी हैं, भारत का कौन सा राज्य है, कौन सी जल राशियां हैं, इसके बारे में जरा हम बात करते। तो इसमें समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा इस टॉपिक पर और थोड़ा इसको जूम करके हम पढ़ेंगे। देखो, तो ये जो इलाका आप देख रहे हो ना, तमिलनाडु से बिल्कुल जुड़ा हुआ है श्रीलंका का इलाका। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा राज्य है, ये हमारा स्टेट है और ये है तमिलनाडु। ये जो इलाका है ये है तमिलनाडु, यहाँ ये वाला इलाका। ठीक है, और ये है जी श्रीलंका। ये जो इलाका है ये है श्रीलंका। तो एक तरफ यहाँ तमिलनाडु है, एक तरफ यहाँ श्रीलंका है। अब दोनों के बीच में यहाँ पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है। अलग अलग जल राशियां हैं, जैसे मन्नार की खाड़ी भी है, मन्नार की खाड़ी, पाक बे भी इन दोनों के बीच में स्थित है और साथ में पाक स्ट्रेट भी इन दोनों के बीच में स्थित है। पर अगर कभी भी सवाल पूछा जाए कि भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, तो वो पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं, पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग होते हैं। अब आपके मन में एक नया सवाल आ गया कि सर ये तो आपने बताया, ये आपने बहुत अच्छा बताया कि सर ये इंडिया है, ये भारत है और नीचे श्रीलंका है, और आपने कहा कि ये दोनों जो अलग हो रहे हैं वो पाक जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं।
अर्थात पाक स्ट्रेट के द्वारा अलग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जल संधि शब्द आपने पहली बार प्रयोग किया है, इसका मतलब क्या होता है? स्ट्रेट वर्ड आपने पहली बार यूज किया है, तो स्ट्रेट शब्द का मतलब क्या होता है समझना। दो शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों, एक शब्द होता है स्ट्रेट अर्थात जल संधि। ठीक है, इसी को चैनल भी बोला जाता है, इसी को चैनल भी बोल देते हैं, कई बार इसी को पास भी बोल देते हैं, पैसेज भी बोल देते हैं, माफ कीजिएगा, पैसेज भी बोल देते हैं। ठीक, और दूसरा शब्द होता है स्थमस अर्थात स्थल संधि। स्थमस अर्थात स्थल संधि। बहुत आसान कंसेप्ट है, ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक जलराशि है, ये एक जलराशि है, वाटर बॉडी है, और यहां एक दूसरी जलराशि है, यहां एक दूसरी जलराशि है, दूसरी वाटर बॉडी। यहां पर भी जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, मान लेते हैं ये जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, और यहां पर भी जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। ये लैंड मास है, ये जमीन के टुकड़े हैं बहुत बड़े बड़े, तो ऐसा मान लीजिए कि ये जमीन के बहुत बड़े टुकड़े हैं, और बीच में यहां एक छोटी सी जलराशि है, छोटी सी वाटर बॉडी है, जो कि इसे हम नाम दे देते हैं ए, और इसे हम नाम दे देते हैं बी, जो ए और बी को आपस में जोड़ रही है, जो ए और बी को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये जो छोटी सी जलराशि है ना, ये जो नैरो पैसेज है, नैरो वाटर पैसेज, दैट इज कनेक्टिंग टू डिफरेंट वाटर बॉडी, एक बहुत ही संकीर्ण जलराशि जो कि दो अलग अलग जलराशियों को जोड़ रही है, इसी को जल की संधि, नाम से समझो, जल की संधि अर्थात दो जलों को जोड़ने वाली, तभी नाम दिया गया जल संधि, स्ट्रेट नाम दिया गया। ठीक है, स्ट्रेट नाम दिया गया। ए और बी, ए और बी, इन दोनों को ये आपस में जोड़ रही है, तो ये जो है ये जल संधि है, दिस इज स्ट्रेट, याद रखिएगा। तो एक ऐसी छोटी सी संकीर्ण जलराशि जो कि दो अलग अलग जलराशियों को जोड़ती है, उसे जल संधि कहा जाता है। अ नैरो वाटर बॉडी दैट कनेक्ट्स टू डिफरेंट वाटर बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेट। उसी समय जब ये इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, तो आप देख पाइए कि ये इन दोनों को अलग भी कर रही है, इसका नाम रख देते हैं सी, ये हो जाएगा डी, तो ये इन दोनों को अलग भी कर रही है। ठीक है, ये इन दोनों को अलग भी कर रही है। तो जब ये एक समय पर इन दोनों को जोड़ रही है, कनेक्ट कर रही है, और इन दोनों को आपस में अलग कर रही है, तो एक जल संधि दो जलीय राशियों को जोड़ती है और दो स्थलीय राशियों को अलग करती है। एक स्ट्रेट दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है और दो लैंड मासेस को अलग करती है। अब ध्यान से देखो यहां पर हमारे मैप में, अब इस वाले मैप में वापस आओ, भारत और श्रीलंका वाला जो मैप है इस पर ध्यान से देखो। अब यहां पर है पाक जल संधि, इसका नाम पाकिस्तान के नाम पर पाक नहीं रखा गया है, मद्रास में एक अंग्रेजी गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, उनके नाम पर इसका नाम पाक रखा गया है। ठीक है, तो ये जो पाक स्ट्रेट है, यहां बंगाल की खाड़ी है और यहां मन्नार की खाड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल है और यहां गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पाक की खाड़ी भी है। तो बंगाल की खाड़ी, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इन तीनों को ये आपस में जोड़ रही है। वहीं पर ये भारत और श्रीलंका को अलग अलग कर रही है। ये भारत और श्रीलंका को अलग अलग कर रही है, और बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी, इन तीनों के पानी को आपस में जोड़ रही है। यही कारण है कि इसे नाम दिया गया पाक जल संधि अर्थात पाक स्ट्रेट। ठीक है, अब जब ये जल संधि चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, जैसे अभी सकरी है तो आपने स्ट्रेट बोला, जब ये चौड़ी हो जाएगी, वाइड हो जाएगी बहुत ज्यादा, तब आप इसे चैनल का नाम दोगे। ध्यान से समझना, जब ये सकरी है, जब ये नैरो है, तो आप इसे स्ट्रेट बोलोगे, लेकिन जब ये वाइड हो जाएगी, बहुत चौड़ी हो जाएगी, तो इसे चैनल का नाम दोगे। तो अभी ना अगली क्लास में हम 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल
कोको चैनल, ग्रेट चैनल, इन सब की बात करेंगे। तो चैनल भी जल संधि है, बस जल संधि सकरी होती है, वो चौड़ी होती है। चैनल भी दो जल राशियों को जोड़ती है, दो स्थलीय राशियों को अलग करती है। चैनल ऑल्सो कनेक्ट टू वाटर बॉडी एंड सेपरेट टू लैंड मासेस, ये याद रखना, ठीक। अब इसी के विपरीत होती है स्थल संधि। स्थल संधि क्या है? स्थलों की संधि, अर्थात दो जमीनों को मिलाने वाली। तो मान लीजिए कि एक जमीन का टुकड़ा है, मान लेते हैं साथियों, ये एक जमीन का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, ये जमीन का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा है, और यहां जमीन का एक दूसरा बहुत बड़ा सा टुकड़ा है। ये जमीन के दो बड़े बड़े टुकड़े हैं, और यहां पर एक पतला सा रास्ता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ये जो पतला सा रास्ता आप देख रहे हो ना, ये जो इतनी बड़ी, जैसे इसको हमने नाम दे दिया इस बार ए, और इसको हमने नाम दे दिया बी, तो इसको ये जो पतला सा रास्ता आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, इसी को स्थल संधि बोलते हैं। और यहां पर निश्चित तौर पर एक जलराशि होगी, एक वाटर बॉडी होगी, निश्चित तौर पर यहां पर एक जलराशि होगी, एक वाटर बॉडी जरूर होगी प्यारे दोस्तों, एक जलराशि जरूर होगी। तो ये क्या करेगा? इन जल राशियों को अलग कर रहा है, वाटर बॉडी को अलग कर रहा है, जल राशियों को अलग कर रहा है, और स्थल राशियों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दो है। एक है पनामा स्थल संधि, जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। दूसरी है क्रा स्थल संधि, जो थाईलैंड के हिस्सों को जोड़ती है, जहां चाइना जल संधि या नहर बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए यह भी आपको मैप में दिखाते हैं एक बार। तो अगर आप ध्यान से इस नक्शे को देखेंगे, बहुत अच्छे से आप इस मैप को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि सर एक तरफ यहां पर ये पूरा का पूरा, एक तरफ यहां पर ये पूरा का पूरा इलाका है जो कहलाता है दक्षिण अमेरिका, जो कहलाता है दक्षिण अमेरिका, और यहां एक पूरा का पूरा इलाका है जो कहलाता है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इन दोनों के बीच में आप ध्यान से देखो तो आपको एक पतली सी जगह दिखेगी, दिस पर्टिकुलर पार्ट, एक पतला सा रास्ता आपको दिखेगा जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, और इसी को कहा जाता है पनामा स्थल संधि, पनामा स्थल। तो ये लैंड मासेस को जोड़ रहा है, स्थलीय राशियों को आपस में जोड़ रहा है, लेकिन यहां प्रशांत महासागर है, यहां अटलांटिक महासागर है, ये इन दोनों को अलग कर रहा है। तो जोड़ रहा है किसको? स्थल राशियों को। कनेक्ट किसे कर रहा है? लैंड मासेस को। सेपरेट किसे कर रहा है? जलीय राशियों को, अर्थात वाटर बॉडी को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहां है क्रा स्थमस, ये वाला इलाका थाईलैंड में, जो थाईलैंड और मलेशिया के बहुत से हिस्सों को जोड़ता है, और यहां चाइना क्रा टनल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि मलक्का पर उसकी निर्भरता कम हो जाए। यहां मलक्का जल संधि है, मलक्का स्ट्रेट है, यहां होमुर्ज जल संधि है, यहां बाब अल मंडेब की जल संधि है, ये अलग अलग ट्रीटी है, यहां पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है। तो इनके बारे में आगे पढ़ना है, अभी बस बेसिक्स हमने आपको पढ़ाए हैं, बहुत बुनियादी तौर पे हमने ये बात आपको समझाई है। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछें कि भारत और श्रीलंका के बीच में क्या क्या है, तो आप याद रखेंगे कि अगर ये भारत है, ये इंडिया है, तो भारत का कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, और नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका का कौन सा राज्य है? जाफना, श्रीलंका का कौन सा राज्य है? जाफना। तो इन दोनों के बीच में जब आप देखोगे प्यारे दोस्तों, तो यहां आपको पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट दिखाई देगा। पाक जल संधि के साथ साथ यहां पहले ऐसा क्रम है कि मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार भी दिखाई देगी। मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि, फिर पाक की खाड़ी अर्थात पाक, ये सारी चीजें दिखाई देंगी। अब तमिलनाडु का कौन सा इलाका है? तो तमिलनाडु का वो जो इलाका है वो है कन्याकुमारी। ठीक सर, कन्याकुमारी का भी कौन सा इलाका है? कन्याकुमारी का भी एक इलाका है धनुषकोटी, धनुषकोटी, यहां पर रामेश्वरम भी है। और उसी तरीके से जाफना, जाफना का कौन सा इलाका है? तेलैया मन्नार, तेलैया मन्नार। तो अगर आप मैप बनाओगे तो इस तरह से मैप बनेगा।
ये तमिलनाडु हो गया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, इसको मैं जूम कर रहा हूं, और ये श्रीलंका हो गया। अब इसको अगर हम जूम कर लें, बहुत ज्यादा जूम कर लें, तो हमें यह समझ में आएगा कि सर आखिर में यहां है इस जगह पर कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी का एक आइलैंड है, एक द्वीप है जो इस तरीके से बाहर निकला हुआ है, और यहां एक इलाका है धनुष कोटी। ठीक है, इसी तरीके से यह है श्रीलंका, यह है श्रीलंका। श्रीलंका का एक इलाका है जो इस तरीके से आगे निकला, ये जाफना है, जाफना, जाफना। ठीक है, और श्रीलंका का ये जो इलाका है, ये इलाका है तेलैया, सॉरी, तेलैया मन्नार। श्रीलंका का ये जो इलाका है, ये है तेलैया मन्नार। ठीक, और बीच में यहां क्या है, पाक स्ट्रेट, बीच में क्या है जी, पाक स्ट्रेट, और इस तरफ क्या है, मन्नार की खाड़ी। अब देखो अगले मुद्दे पर आते हैं, नेक्स्ट मुद्दे पर आते हैं। इतना तो उम्मीद करूंगा कि आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा, इतना आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। यही रामेश्वरम है साथियों, यहीं पर रामेश्वरम है, श्वरम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इलाका है तेलैया मन्नार और ये धनुषकोटी, इनके बीच में यहां पर एक डूबा हुआ पुल है, जो कि पानी के अंदर डूब गया है। अब तो इन दोनों के बीच में एक पुल है जो कि डूब गया है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, और इसी पुल को हम कहते हैं राम सेतु, या इसी को कहा जाता है आदम ब्रिज। एक्चुअल में वो एडम्स ब्रिज है, वो भी एक ब्रिटिश के नाम पर रखा गया है, एडम्स ब्रिज। ठीक, वो यहीं पर है, जो कि कन्याकुमारी के धनुषकोटी को श्रीलंका के जाफना के तेलैया मन्नार के साथ जोड़ता है, राम सेतु एडम्स ब्रिज। अब इसको लेकर के विवाद क्या हुआ, बात यह है कि अभी स्थिति यह है, अब उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैं आपको समझा चुका हूं। स्थिति यह है प्यारे दोस्तों कि राम सेतु जहां पर है ना, तो इससे नेविगेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जा रही थी। तो सरकार ने एक परियोजना बनाई। सरकार ने कहा कि अभी क्या होता है ना, कि ये जो इलाका है ये बहुत उथला इलाका है, तो यहां से बड़े जहाज नहीं गुजर पाते, क्योंकि यहां गहराई बहुत कम है, तो यहां छोटी छोटी नाव ही गुजर पाती हैं, बड़े जहाज यहां से नहीं गुजर पाते, गहराई कम है, 10-15 मीटर इतनी कुछ गहराई है। तो एक परियोजना की इसको यहां से अलग कर दिया जाए ताकि यहां गहराई बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि अभी इस तरह से पूरा घूम करके जाना पड़ा ऐसा, तो इसमें समय भी बचेगा और फ्यूल भी बचेगा। तो इस बात को लेकर के विवाद कोर्ट तक पहुंचा था, फिर वो पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है। चूंकि ये मामला धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया दोस्तों। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, ये है वो इलाका। अगर अच्छे से आप मैप में भी देखोगे ना, तो आपको धनुषकोटी और यहाँ ये जो इलाका है ना, ये जाफना वाला इलाका है। मैं थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, ये जाफना वाला इलाका है। यहां तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, यहां तमिल लोग ज्यादा रहते हैं। यहां पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है एलिफेंटा दर्रा। यहां एक दर्रा है एलिफेंटा दर्रा, और यहां पर एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है पॉइंट पेड्रो। ठीक है, और ये जो एलिफेंटा दर्रा है, यही श्रीलंका को जाफना के साथ कनेक्ट करता है। और यहां एक इलाका और है पॉइंट पेड्रो। तो बस ये याद रख लेना, धनुषकोटी हो गया, धनुषकोटी और तलैया मन्नार के बीच में राम सेतु स्थित है। ठीक, तो विवाद क्या क्या है सर, दोनों के बीच में मुद्दे क्या क्या हैं? तो अगर हम विवाद की बात करें तो कुछ बहुत ज्यादा विवाद नहीं है। एक सबसे बड़ा विवाद जो है वो है मछुआरा विवाद, बहुत बड़ा विवाद है मछुआरा विवाद, अर्थात फिशरमैन डिस्प्यूट। चूंकि दोनों के बीच में समुद्र की सीमाएं उतने अच्छे से नहीं बटी हुई हैं, तो कई बार भारत के मछुआरे श्रीलंका की सीमा में पहुंच जाते हैं, श्रीलंका के मछुआरे भारत की सीमा में पहुंच जाते हैं, तो उनको लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी रहती है दोस्तों। तो एक मछुआरा विवाद है, अर्थात फिशरमैन डिस्प्यूट है। दूसरा, एक आइलैंड था कच्चा तिवु द्वीप, कच्चा तिवु आइलैंड।
तो ये कच्चा तीवू जो आइलैंड है ये भारत ने, इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया था, भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। तीसरा राम सेतु या एडम ब्रिज, ठीक है, यही कुछ विवाद है। एक अच्छी बात यह है कि भारत ने जब अपना प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत ने अपना प्रथम द्विपक्षीय व्यापार समझौता, भारत ने अपना पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता जिसे हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके तहत दो देश सीमा शुल्कों को कम करने की बात करते हैं, कस्टम ड्यूटी को कम करने की बात करते हैं, तो भारत ने अपना फर्स्ट BFTA श्रीलंका के साथ साइन किया था। ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि भारत ने अपना पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता किसके साथ साइन किया था, तो 1998 में श्रीलंका के साथ साझा किया था और 2000 में ये लागू हुआ था। बाकी LTTE का विवाद भी बहुत बड़ा रहा है, लिट्टे वाला विवाद, जिसके भारत ने अपनी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी और इससे LTT की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने भारत को रिस्पॉन्सिबल माना, और इसी क्रम में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी जी, उनकी डेथ भी इसी वजह से हो गई थी। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। आइए ये सारी बातें एक बार हम देख लेते हैं, सभी बातों का एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। तो श्रीलंका जो है वो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी है। दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी इंडोनेशिया है। पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। पाक जल संधि में ही राम सेतु है। रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका के तिलैया मन्नार के बीच में ये स्थित है। एलिफेंटा दर्रा जाफना और श्रीलंका का ही हिस्सा है। पॉइंट पेड्रो ये भी जाफना में स्थित है। फिर अगर हम मुद्दों की बात करें तो 74 और 76 में समझौते के तहत भारत ने कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया। 87 से 90 में भारत की इंडियन पीस कीपिंग फोर्स रही थी वहां पर। 1998 में भारत का पहला द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता श्रीलंका के साथ हुआ। LTTE का फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक, अब ये देख लीजिए वो चीजें जो हम देख रहे थे, ये पाक की खाड़ी है, ये पूरा पाक स्टेट का रूट है, ये धनुषकोटी वाला इलाका है, ये तिलैया मन्नार का इलाका है, यही वो है जाफना का इलाका, और यहाँ पर आपको वो दर्रा मिलेगा एलिफेंटा दर्रा। ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक स्ट्रेट है, ये रामेश्वरम का इलाका है, पंबन द्वीप है यहाँ, पंबन आइलैंड, उसी में रामेश्वरम, धनुषकोटी, ये सब कुछ बने हुए हैं। तुतीकोरिन है जो कि गल्फ ऑफ मन्नार, ये पूछा गया था कि तुतीकोरिन, तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार ये यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है दोस्तों, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व, ये कन्याकुमारी वाला है। ठीक, अब ये रूट है, ये बनाना चाह रहे थे, ये देख लीजिए, ये कच्चा तीवू द्वीप है यहाँ पर, जो कि भारत ने श्रीलंका को दे दिया था। ये एडम्स ब्रिज या राम सेतु है जो कि धनुषकोटी, ये पंबन द्वीप का ही हिस्सा है, इसी में रामेश्वरम मिलेगा सारी चीजें, और ये है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार, ये मन्नार में ये जाफना वाला इलाका है। ये याद रखना, यही मुद्दे हैं, यही इश्यूज हैं भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये हमारे सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए, बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो इंटरनेशनल रिलेशन और अखबारों को भी समझने में आपकी मदद करेंगी। तो बढ़िया तरीके से टॉपिक प्रिपेयर कीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, समझ में सब कुछ आ ही गया होगा दोस्तों। अब हम एक टॉपिक और पढ़ना है, भारत की जलीय सीमा, जिसमें हमें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में बात करनी है और चैनल्स के बारे में पढ़ना है, और हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।